हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। प्रारंभ क्लास के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है। एनसीईआरटी की सीरीज का ये दूसरा क्लास कक्षा 7 की एनसीईआरटी साइंस पढ़ेंगे। हमने बताया था कि हम एनसीईआरटी की सीरीज में क्या ना विज्ञान, एनसीईआरटी के जितने विज्ञान होते हैं 6, 7, 8, 9, 10 तक हम विज्ञान को बहुत ही अच्छे तरीके से, आधारभूत तरीके से पढ़ेंगे, ताकि सरल तरीके से पढ़ेंगे ताकि हमारा आधार मजबूत हो जाए। उसी की कड़ी में हम लेके आए कक्षा 7 की अध्याय 4 क्या है। अध्याय इसके पहले का हम पढ़ चुके हैं, पौधों पादपों में पोषण, इसको हम पढ़ चुके हैं। रेशा पढ़ चुके हैं। तो क्या है, उष्मा, हीट है। इसको पाठ लेने का तात्पर्य ये है, इसमें गर्मी देख रहे हैं चरम सीमा पे है और हमारा देश 100 देशों में सबसे गर्म देश माना जा रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश के हर जिलों में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो वो ये गर्मी क्या है, इसको हम लोग क्या है आसान तरीके से पढ़ते हैं कि उष्मा क्या है। उष्मा, इसी उष्मा के बारे में हम लोग बहुत ही सहज सरल तरीके से पढ़ते हैं। उष्मा क्या है, उष्मा का मापन कैसे किया जाता है, उष्मा संचरण की विधियाँ क्या हैं, इसके बाद उष्मा का मात्रक क्या होता है, इसके बाद उष्मा का उपयोग क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए लगा इसमें पढ़ते हैं क्या है। पहले क्या बच्चों है, उष्मा क्या है। प्रश्न आता है कि व्हाट इज हीट। उष्मा क्या है, हीट। उष्मा ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण रूप है जो हमें जिससे हम महसूस कर सकते हैं। ये सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके जो हमें महसूस होता है। ये सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ क्या होता है, प्रवाहित होता है और तब तक बहता है कि जब तक दोनों वस्तुओं का तापमान समान न हो जाए। अब आता प्रश्न बच्चों, हमें गर्मी क्यों लगती है। जब बाहर का तापमान अधिक होता है, हमारे शरीर का तापमान कम हो, समान ताप होता है, तो हमारे शरीर का तापमान बाहर के तापमान से कम होता है। तो बाहर का जो गर्मी होती है हमारे शरीर में की तरफ बहती है, जिससे हमें क्या, और तब तक बहती है जब तक तापमान क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए। हमारे शरीर के अंदर का तापमान 98.4 अंश फ़ारेनहाइट ही होता है, बाहर चाहे जितनी गर्मी हो जाए। तो कहने का मतलब उष्मा बाहर अधिक ताप से कम ताप की ओर प्रभावित होती है, तब तक प्रभावित होती है जब तक दोनों का तापमान बराबर ना हो जाए। ऊर्जा का रूप क्या है, उष्मा ऊर्जा का एक रूप है जिसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जाता है। इसको हम ऊर्जा के संरक्षण का नियम कहते हैं। ऊर्जा के संरक्षण का नियम क्या है कि ऊर्जा को ना हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही ऊर्जा को हम बना सकते हैं। बस एक रूप से दूसरे रूप में हम ऊर्जा को स्थानांतरित कर सकते हैं। तो क्या है, उष्मा भी ऊर्जा का एक ही रूप है। इसको भी ना हम बना सकते हैं ना ही इसको हम नष्ट कर सकते हैं। फिर है प्रवाह के साथ। प्रवाह क्या है, हमेशा उस ऊर्जा जो है, उष्मा जो है, गर्म से ठंडे की तरफ क्या होती है, प्रवाह होती है। मतलब इसका प्रवाह की दिशा होती है। फिर है आग के पास बैठने पर गर्माहट, जबकि बर्फ के पास बैठने पर हमें ठंडे का अनुभव होता है। इस समय गर्मी चरम पे है, अभी हमको ठंडा मिल जाए पीने के लिए, कोल्ड ड्रिंक मिल जाए या फ्रिज का ठंडा पानी मिल जाए तो हम तृप्त हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि हमारी प्यास बुझ गई। इतनी गर्मी है, हमें गर्मी का अनुभव रहा, गर्माहट का अनुभव रहा। हम अभी चले जाए कश्मीर, चले जाए जहाँ ठंडे प्रदेश है, वहाँ चले जाए तो हमें ठंडे का अनुभव, क्योंकि वहाँ पे तापमान कम है। वहाँ पे तापमान कम क्यों है, यहाँ पे तापमान ज़्यादा क्यों है, ये भूगोल का विषय है। जब भूगोल हम लोग पढ़ेंगे तब समझेंगे कि तापमान किस पे डिपेंड करता है। फिर है तो गरम को छूने पर हम रोटी बना रहे हैं, अचानक हाथ हमारा तव तो हम क्या झटक देते हैं, क्योंकि हमें गर्माहट का अनुभव होता है। वहीं बर्फ़ होता है, उसको हम पकड़ते हैं तो हमें लगता है हमारा हाथ हमारा शून्य हो गया, इसमें कोई जान नहीं। तो उसकी मतलब क्या है, वो बर्फ़ क्या हुई, हमारे शरीर से उष्मा को सोख लेती है और हमें क्या होता है, ठंडे का अनुभव होता है। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बता के जाता हूँ कि क्या कारण है, क्या लिखिएगा, क्या कारण है कि बर्फ खाने पर हमारा दांत दर्द करने लगता है,
है? इसको आप लोग कमेंट करिएगा। क्या आइसक्रीम खाने पर, बर्फ या ठंडा पानी पीने पर, बर्फ का गोला खाने पर हमारे दांतों में थोड़ा देर से दर्द होना शुरू हो जाता है? क्या कारण है आप हमको बताइएगा, अगली क्लास में हम आपको इसका उत्तर बताएंगे। क्या है फिर? तापमान, गर्मी या ठंडक का मापन। कि तापमान का मापन हम किस में करते हैं? तो देखो बच्चों, तापमान का मापन, पहली बात, ताप का मापन हम थर्मामीटर के द्वारा करते हैं। किसके? तापमापी थर्मामीटर के द्वारा नापता है कि कोई किसी वस्तु का ताप कितना है। अब ताप मापन में उसमें पैमाना होता है, एक होता है आपका सेल्सियस होता है, एक आपका जो है फ़ारेनहाइट होता है, और ये आपका क्या होता है बच्चों? केल्विन। ये 3 पैमाना होते हैं। क्या ये 3 पैमाना होते हैं? लेकिन ज़्यादातर प्रसिद्ध पैमाना क्या है? सेल्सियस। क्या है? ताप मापन किसी वस्तु की गर्माहट या ठंडक की मात्रा को दर्शाता है, इसे थर्मामीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। तो आगे देखिए, आगे क्या है? थर्मामीटर के प्रकार। अब तापमापी या थर्मामीटर के प्रकार देखिए। थर्मामीटर 2 प्रकार का होता है, एक होता है क्लिनिकल थर्मामीटर, एक होता है प्रयोगशाला थर्मामीटर। क्लियर क्या हुआ? कि मानव शरीर का तापमान मापने के लिए उपयोग हो। क्या? क्लिनिकल थर्मामीटर का प्रयोग मानव शरीर के ताप मापन के लिए होता है। प्रयोगशाला थर्मामीटर क्या होता है? कि वैज्ञानिक प्रयोग जैसे पानी उबालने में उपयोग होता है या अन्य। अब यहाँ पे बच्चों क्लिनिकल थर्मामीटर इसमें 2 होता है, एक पारे वाला होता है जिसमें पारा भरा होता है, एक क्या होता है? डिजिटल होता है। एक क्या होता है? डिजिटल होता है। 2 प्रकार का होता है। अब इसमें जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसका पैमाना होता है 35 अंश सेंटीग्रेड से 42 अंश सेंटीग्रेड तक होता है। और जो प्रयोगशाला थर्मामीटर होता है, इधर हम प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं कि पानी का तापमान कितना है, अन्न का तापमान कितना, गर्म पानी का तापमान कितना है, जो नापते हैं। इसका जो होता है प्रयास होता है 10 अंश सेंटीग्रेड से 110 अंश सेंटीग्रेड होता है। ये सेल्सियस पैमाना होता है। अगला पैमाना आप देखते हैं, अगला पैमाना होता है ताप। क्या है? देखिए, सेल्सियस पहला हुआ, हमने बताया 0 अंश क्वथनांक। अब यहाँ आता है क्वथनांक। क्या होता है? एक होता है हिमांक, एक होता है क्वथनांक। इसको यहाँ समझ लेते हैं कि जिस ताप पर कोई द्रव उबलने लगे, उसे हम बच्चों क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। और पानी, शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 अंश सेंटीग्रेड होता है। वहीं हिमांक क्या है? कि जिस ताप पर कोई द्रव जमकर ठोस हो जाए, वो होता है हिमांक। शुद्ध जल का हिमांक कितना होता है? 0 अंश सेंटीग्रेड होता है। अब इसके बाद इसी में देखते हैं फ़ारेनहाइट कि किस ताप पर क्या होता है। जैसे हमने बताया क्वथनांक 100 अंश सेंटीग्रेड पर, सेल्सियस पर पानी उबलता है, तो 212 अंश फ़ारेनहाइट ताप पर क्वेश्चन आता है कि यदि 100 अंश सेंटीग्रेड ताप पर पानी उबलना प्रारंभ होता है तो कितने अंश फ़ारेनहाइट पर पानी उबलता है? तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? 212। क्या हो जाएगा? 212 अंश फ़ारेनहाइट पर क्या होता है? ये पानी उबलता है। इसके बाद है इसी प्रकार हिमांक। पानी का क्वथनांक में पानी, शुद्ध जल का हिमांक कितने फ़ारेनहाइट होता है? तो 32 फ़ारेनहाइट। इसका मतलब जो फ़ारेनहाइट तापमान होता है, जो फ़ारेनहाइट होता है, वो कैसे होता है बच्चों? वो 32 से शुरू होता है, 32 अंश से शुरू होता है। और आपका सेल्सियस किससे? 0 अंश से शुरू होता है। फिर एक होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन। कि 0 अंश बराबर कितना होता है? 273.15 केल्विन। अब इनका प्रयोग ज़्यादातर प्रयोगशालाओं में किया जाता है, लेकिन आपको जानना जरूरी है। नेक्स्ट है, क्या है? ऊष्मा की गणना होती है Q बराबर mc डेल्टा T, जहाँ m क्या है? m द्रव्यमान है,
C क्या है, विशिष्ट ऊष्मा है, और डेल्टा T क्या है, तापमान में परिवर्तन है। तो ऊष्मा का जो मात्रक होता है कैलोरी में नापते हैं, कितना होता है, Q बराबर mc डेल्टा T। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विशिष्ट ऊष्मा। पूछा जाता है कि क्या कारण है कि 100 अंश सेंटीग्रेड ताप पर जल में डूबी अंगुली उतनी कष्टदायक नहीं होती जितना रोटी के भाप से जली हुई उंगली कष्टदायक होती है। 100 अंश सेंटीग्रेड ताप पर आपकी पानी को छोड़ोगे उतना आपको जलन नहीं होगा जितना एक रोटी फूल रही है और फूली हुई रोटी तवे पे है और उसका गैस आपके हाथ पे लगता है, वो हमको ज़्यादा जलन देता। क्या कारण है, उसका मेन कारण क्या बच्चों है, विशिष्ट ऊष्मा। क्या है, विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। किसी पदार्थ के 1 ग्राम का तापमान 1 अंश सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। किसी पदार्थ के 1 ग्राम का तापमान बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ही विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। देखिए, जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है 4.818 जूल प्रति ग्राम सेल्सियस। अधिक होने का जल धीरे धीरे गर्म और ठंडा होता है, अर्थात जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। वहीं रेत की विशिष्ट ऊष्मा बहुत कम होती है, इसलिए रेत जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडी भी हो जाता है। इसीलिए समुद्र किनारे की रेत दोपहर में जलती है पर समुद्र का पानी ठंडा रहता है। तो विशिष्ट ऊष्मा क्या हुआ, समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी पदार्थ के 1 ग्राम का तापमान 1 अंश सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अब वो जो है गैस की विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होती है पानी के अपेक्षा, इसलिए गैस बहुत जल्दी ही हमारे शरीर के त्वचा में घुस जाती है, इसलिए हमको अधिक जलन का महसूस होता है। फिर क्या है, गुप्त ऊष्मा। एक थी 1 अंश सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 ग्राम द्रव्यमान, क्या बता रहे, 1 ग्राम का तापमान 1 अंश सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसके बाद है गुप्त ऊष्मा, कि अवस्था परिवर्तन के दौरान जो ऊष्मा अवशोषित या मुक्त होती है उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इस दौरान तापमान स्थिर रहता है। क्या बताया कि किसी वस्तु का स्थित परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन करने के लिए जो ऊष्मा अवशोषित होती है या जो मुक्त होती है उसे ही गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। क्या है, ठोस से द्रव में बदलने के लिए बर्फ की गुप्तता संलयन अवशोषित करती है। क्या करती है, वो अवशोषित करती है। इसी प्रकार भाप गैसीय अवस्था में मौजूद रहती है। ठीक, क्या है कि द्रव बर्फ पिघलकर पानी बनती है, ऊष्मा अवशोषित होती है, तापमान 0 अंश सेल्सियस स्थिर रहता है। उसी प्रकार गैस पानी वाष्प बनता है, ऊष्मा अवशोषित होती है, तापमान 100 अंश सेंटीग्रेड स्थिर रहता है। फिर है ऊष्मा स्थानांतरण की विधियाँ। ऊष्मा जो हमारे तक आती है वो ऊष्मा कितने विधियों के द्वारा चलती है, तो ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधियाँ होती हैं। चालन होता है, संवहन होता है और क्या होता है बच्चों, विकिरण होता है। चालन, संवहन और विकिरण। चालन क्या होता है, जैसे चलना, हमने इसको दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, उसने इसको दिया, माने एक कण को हमने गर्म किया, उसने दूसरे कण को गर्म किया, हमने इसको गर्म किया, हमने इसको गर्म किया, इसने इसको गर्म किया, इसने इसको गर्म किया, इसने इसको गर्म किया, इसने इसको गर्म किया, और यहाँ हमने इसको, हम ऊष्मा यहाँ दे रहे हैं और गर्म ये हो रहा है। इस बीच को कहा जाता है चालन। क्या कहता है, चालन। सिद्ध क्या हुआ, देखिए कि ठोस पदार्थों में कणों के कंपन द्वारा ऊष्मा आगे बढ़ती है, जैसे धातु की छड़ को गर्म होना। धातु की छड़, जैसे हम लोग देखते हैं कलछुल को अपने हम क्या कहते हैं, रख देते हैं कढ़ाई में, सब्जी पकाते समय भूल जाते हैं और कुछ देर बाद पकड़ते तो हमारा हाथ जल जाता है। क्यों, हमने कलछुल को कढ़ाई में रखा ना, उसके हत्थे को तो नहीं रखा है, तो गर्म क्यों, क्योंकि चालन विधि के द्वारा क्या हुआ, धीरे धीरे एक से दूसरे सूर्य पर उसमें, हमने पहले ही बताया था आपको बच्चों कि ऊष्मा अधिक ताप से कम ताप की ओर चलती है। तो जो हम कढ़ाई में या भगोने में हमने क्या रखा है, हमने रखा क्या नाम,
कलछुल को, और कलछुल से क्या किया, धीरे 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 उसके हत्थे तक पूरा कलछुल गर्म। और चालन विधि के द्वारा ही तवा, जितने भी बर्तन हमारे धातु के हैं वो गर्म होते हैं। अगर चालन विधि ना हो तो कोई भी बर्तन हमारा गर्म ना हो, क्योंकि हम भगोने बड़ा सा डेग है, हम उसकी केवल तली में उष्मा देते हैं, लेकिन क्या होता है जैसे पूरा भगोना क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो चालन विधि द्वारा क्या होता है, ठोस पदार्थों में उष्मा क्या होता है, संचरित होता है। इसी प्रकार संवहन है कंडेंसन, यह कंडक्शन, यह कन्वेक्शन। इसका बच्चों ये होता है संवहन, माने हमने इसको गर्म किया, इसने इसको गर्म किया, इसने इसको गर्म किया, इसने इसको गर्म किया, फिर मतलब नीचे से ऊपर जितने भी द्रव पदार्थ होते हैं, ध्यान समझिएगा, जितने भी द्रव पदार्थ है, जल, तेल, दूध, ये सब क्या होते हैं, जितने द्रवीय पदार्थ होते हैं सब में उष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि द्वारा होता। माने हम मान लीजिए, देखिए ये है, हम यहाँ इसको ताप दे रहे हैं, हम इसको ताप दे रहे हैं, तो जो नीचे का द्रव है ये गर्म हुआ, और जो द्रव गर्म होता है उसका घनत्व तो कम हो जाता है और सीधे क्या ऊपर आता है, और नीचे वाला द्रव क्या होता है, जो ठंडा है वो कहाँ पर होता है, नीचे। आपने अनुभव किया होगा कभी कभी जब हम लोग ठंडियों के मौसम में, बहुत ठंडी हो रही है और पानी गर्म करके किसी पतीले में या भगोने में हम नहाने का प्रयास करते हैं, तो जब भगोने का पानी हम टब में छोड़ते हैं और पानी को फिर ऊपर छोड़ते हैं तो हमको ठंडा लगता है या हमको गर्म लगता है। क्यों, जो गर्म, क्योंकि गर्म जो घनत्व जो है वो ऊपर है, ठंडा नीचे है। तो संवहन के द्वारा द्रव में उष्मा का संचरण या स्थानांतरण होता है। तीसरा है विकिरण। विकिरण विधि क्या है, इसमें किसी भी उष्मा के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे जो सूर्य से प्रकाश हमारे तक आता है वो विकिरण विधि के द्वारा ही क्या होता है, पहुंचता है। तो तीन है संवहन, उष्मा स्थानांतरण की तीन विधियां हैं। चालन ये ठोसों में होता है, द्रव संवहन ये द्रव में होता है, और विकिरण इसको किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सूर्य से पृथ्वी तक जो प्रकाश आता है वो विकिरण विधि के द्वारा ही आता है। नेक्स्ट है दैनिक जीवन में उष्मा के उपयोग। आप लोग जानते हैं बिना उष्मा के संभव है नहीं। इसमें गैस का जो तहदी चली रहा है कि उष्मा नहीं है, उष्मा के द्वारा ही हम क्या पहला खाना पकाना, गैस या बिजली से उत्पन्न उष्मा भोजन पकाती है। गैस का देख लो क्या कहानी चल रही है। फिर है पानी गर्म करना, गीजर या सोलर हीटर उष्मा का उपयोग करते हैं। ठंड से बचाव, हीटर या रजाई उष्मा को रोककर हमें गर्मी से रखते हैं। भाप इंजन जल की भाप से उत्पन्न गुरुत्व पे क्या होता है, चलता है। मुख्य उष्मा ऊर्जा का वह रूप है जो हमारे जीवन को हर पर प्रभावित करता है, खाने से लेकर के यातायात तक। तो ये बच्चों ये आपका जो है कक्षा 7 में विज्ञान का ये उष्मा पाठ था, अध्याय 4 था उष्मा क्या है इसके बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, हम प्रतिदिन एक पार्ट खत्म करेंगे, क्योंकि बहुत डिटेल में हम केवल इसका क्लू देंगे, बाकी आपको हम डिटेल में इसका समझा देंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य बच्चों तक इसका लाभ मिल सके। तो पसंद आए तो हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।